और क्या आपको लगता है कि इजराइल ऐसा होने देगा? इजराइल मिलिट्री टर्म्स में कोई बड़ी ताकत है ही नहीं, इसको हम हिंदुस्तानियों ने बनाया हुआ है। कहां तो अमेरिका को अपनी मिलिट्री पावर पर इतना गुमान था कि ईरान को घुटने के बल झुका लेगा, ईरान के सुप्रीम लीडर की किलिंग के बाद ईरान से सरेंडर करवा लेगा, अपनी मन मर्जी के मुताबिक वहां रिजीम चेंज करेगा। लेकिन जंग के 17वें दिन अमेरिका की हताशा दिख रही है। नेटो देशों से अमेरिका मदद की गुहार लगा रहा है। ये जो लड़ाई है इसमें भारत सबसे ज्यादा एक्सपोज हुआ है, हमारी विदेश नीति सबसे ज्यादा एक्सपोज हुई है और हमारे जो संबंध हैं खाड़ी के देशों के साथ वो पूरी तरह खराब हो चुके हैं। और करो भिखारी पाकिस्तान से दोस्ती और चटवाओ अपने तलवे मुनीर से। जैसे उसको कोई इज्जत नहीं देता, वही हालत आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप की हो गई, कोई इज्जत देने को तैयार नहीं। ऐसा नहीं है कि ये देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से प्रभावित नहीं है जो मना कर रहे हैं, लेकिन ये देश बाकी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और सीधे सीधे युद्ध में कूदने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है युद्ध में घुस तो जाएंगे, फिर निकलेंगे कैसे। और उनके यहां भी तो पब्लिक पूछेगी कि तुम क्यों जा रहे हो, ये तो बताओ। तो सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है मेरे हिसाब से अमेरिका को उसकी बेसिस को वहां से हटाने में। और क्या आपको लगता है कि इजराइल ऐसा होने देगा? इजराइल मिलिट्री टर्म्स में कोई बड़ी ताकत है ही नहीं, इसको हम हिंदुस्तानियों ने बनाया हुआ है। इजराइल जो है उसका पूरा रिकॉर्ड रहा है कि वो ये जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह है, हमास है, जेनोसाइड कर दिया गाजा में, ये इन्होंने यही किया, कुछ नहीं किया। इजराइल की जो मिलिट्री ताकत है वो हिंदुस्तान की बनाई हुई, इतने गहरे ताल्लुक है आज इजराइल के साथ। इंडिया ने क्या किया है कि हमने इजराइल की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है आज इजराइल में कम है और हिंदुस्तान में ज्यादा है, ये हालत हो गई है। और हमारे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें इन्वॉल्व है, उसमें कुछ भी बात थोड़ा है। बिल्कुल, आप एयर शो में जाइएगा, आप देखिएगा अदानी एरोस्पेस उनका बहुत बड़ा स्टॉल होता है और वहां पे सारी चीजें यूएवीज और ये सब छोटे हथियार, स्मॉल आर्म्स सब इजराइल के हैं और उसको हम हिंदुस्तानी नाम देके हम यहाँ बना रहे हैं। नहीं, लेकिन 1967 की वार में उसने अरब मुल्कों को किस तरह से परास्त किया था और कितने हिस्से पर कब्जा कर लिया था, ये तो पर वो सब ताकतें हैं वो सब न्यूट्रलाइज हो चुकी है आज। क्योंकि आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आज सिचुएशन क्या है। मिसाल के तौर पे जैसे अगर मैं हिंदुस्तान की मिसाल लूं, हमने 71 का जंग जीती, पर ये कहना कि आज भी हम जंग जीत लेंगे पाकिस्तान, ये कह दिया कि साहब वो जीती थी तो ये भी जीत लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आज की जो सिचुएशन है वो इतनी बदल चुकी है। इजराइल जो है वो अमेरिका के दम के बिना लड़ाई नहीं लड़ सकता है ईरान के साथ, ये तय है। आपने कहा कि कर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है अमेरिका। अगर वो ऐसा करता है तो क्या चीन वहां ताइवान में कुछ ऐसा कर सकता है? पहली बात तो यह है कि फिजिकल कब्जा कर्ग आइलैंड पे नामुमकिन है और पक्की बात है कि अगर उसमें कब्जा करने की कोशिश की जाएगी तो उनके टनल भी है वहां पर और उसके अलावा उनके पास काबिलियत है कि मेनलैंड ईरान से वो इतना कोई ड्रोन दाग सकते हैं, इतने सारे उनके और मिसाइल्स है वो दाग सकते हैं कि अमेरिकन वहां टिक नहीं जा सकते। वो सुसाइडल मिशन है। बात आपने करी ताइवान की, देखिए चाइना एक बहुत सुलझा हुआ और समझदार ताकत है और उनको कोई ताइवान से खतरा नहीं है। ईरान की जो आज हालत से ये पता चल रहा है कि अमेरिकन बेसेस अगर यहां से हटी, कुछ भी हटी वेस्ट एशिया से, तो फिर मांग आ जाएगी कि वो वेस्ट पैसिफिक से भी हटे। उनके अपने एलाइज बोलेंगे कि ये हमारे लिए खतरा पैदा कर रही है। कब्जा करने की जरूरत नहीं है ताइवान के साथ के ऊपर, वो ताइवानीज तो ऑलरेडी वहां काम करते हैं, वो एक ही लोग हैं दो अलग मुल्क में। आज बताना चाहूंगा अगर किसी को खतरा है तो हिंदुस्तान को है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जो हमारा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीन लड़ाई करेगा, पर अगर कहीं खतरा है, अगर उसको कभी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी तो वो इंडिया पे ही होगा, ताइवान पे नहीं होगा। ये जो लड़ाई है इसमें भारत सबसे ज्यादा एक्सपोज हुआ है, हमारी विदेश नीति सबसे ज्यादा एक्सपोज हुई है और हमारे जो संबंध हैं खाड़ी के देशों के साथ वो पूरी तरह खराब हो चुके हैं। हमारा कोई दोस्त नहीं बचा है दुनिया में, देशों से लड़ रहा है। आप सोचिए 14 देशों से लड़ रहा है खाड़ी में, मतलब अमेरिका इजराइल से तो लड़ ही रहा है, यूएई से लड़ रहा है, सऊदी से लड़ रहा है, कितने देशों से लड़ रहा है, एक छोटा सा मुल्क। और हमारे जो विश्व गुरु हैं उनकी पाकिस्तान से लड़ने में हवा निकल गई। प्रधानमंत्री और उनके जो विदेश मंत्री हैं बार बार ईरान से हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारे एलपीजी के जो टैंकर्स हैं उनको आप आने दीजिए। वो ये कह रहे हैं बार बार। वो अभी ताज़ा खबर है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने चौथी बार बात की। तो अब ये जंग यहां पहुंची और यहां से कहां जाएगी? देखिए साहब, ये जो जंग चल रही है मेरे आंकलन में
ये 21वीं सदी का एक निर्णायक जंग होगी जो ये फैसला करेगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी दादागिरी से, अपनी बुलिंग से पूरी दुनिया को वापस यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में धकेलेंगे या एक क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर उभर कर सामने आएगा। वो सामने आ गया है। ईरान, रूस, चीन, इन्होंने मिलकर दिखा दिया है कि इतना आसान नहीं एक थर्ड वर्ल्ड देश का सर कुचल देना, मसल देना मच्छर जैसे। वो मच्छर ततैया से भी ज्यादा खतरनाक निकला। ठीक है साहब, दमुड़ी जब लड़ गई है तो बहुत बुरी तरह से लड़ गए। ठीक है, आप किसी भी देश की इज्जत, आबरू, उसकी तो मतलब सर्वाइवल के ऊपर हमला कर दो तो वो कोई भी लड़ जाएगा। और ईरान की तो एक ट्रेडिशन है साहब कि वो सारे हारते, वो करबला की लड़ाई ऑनवर्ड से जो भी इम्पॉसिबल लड़ाई की सब खलास हो गया, जहां बाकी लोग हाथ साष्टांग दंडवत कर देते, वो लड़े हैं। इराक के खिलाफ वो 8 साल लड़े, 1 बिलियन उनकी कैजुअलिटीज हुई साहब, वो नहीं करी। तो प्रॉब्लम यह है साहब कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वेनेजुएला को एक दिन में मसल दिया। CIA ने घूस पे घूस खिलाई, जैसे यहां क्लाइव ने खिलाई थी। है? अंग्रेजों ने खिला के 250 साल राज किया था यहां घूस खिला के, क्योंकि हरामखोरों की कमी थोड़ी ना है। ठीक है, और उन्होंने जो है वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया और उसके बाद तो साहब वो तो साक्षात तांडव करने लगे कि अब मैं ईरान को ठोक दूंगा। 2 दिन लगेंगे, वेनेजुएला के लिए 1 लगा था, यहाँ 2 दिन लगेंगे। उसके बाद मैं क्यूबा को खत्म करूंगा, उसके बाद मैं ग्रीनलैंड में मेरे को चाहिए रेयर अर्थ, वो मैं पकड़ लूंगा, कब्जा कर लूंगा। उसके बाद में मैं पूरा कनाडा खा जाऊंगा। अरे साहब, ये बाप का राज है। अरे साहब, क्या ये उपनिवेश का जमाना है, दौर है, कॉलोनियलिज्म फिर से आ रही है। अब क्या क्या करेंगे? कोई रूल ऑफ लॉ, कोई कुछ नहीं। हाँ, हम जानते हैं जो पहले भी अमेरिकन प्रेसिडेंट थे साथ, उन्होंने भी कई सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो कमजोर से कमजोर थे उनको चुन के उनपे हमला करके तबाही करी। लीबिया की, अफगानिस्तान की, इराक की, सब जगह लेने के देने पड़ गए थे, खासकर ईरान, इराक और अफगानिस्तान। ठीक है साहब, अब वो चढ़ गए वॉर ऑफ चॉइस। तो जिस तरह से ईरान पर हमले की प्लानिंग अमेरिका ने की होगी जनरल साहब, उसको तो ये लगा होगा कि ठोक पीट कर हम 48 घंटे या 72 घंटे में ईरान को सरेंडर करवा लेंगे। अब 17 दिन हो गए और ये नौबत क्यों आ गई कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली कराने के लिए, जब ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि हमने 100% उनकी मिलिट्री खत्म कर दी, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स सब, तब फिर वो 1 दर्जन देश से या नेटो के 2.5 दर्जन देशों से मदद क्यों मांग रहे हैं? अरे साहब, वियतनाम वॉर कोई 14 साल चली थी, उसमें भी वो हर शाम को बोला था कि खत्म हो गया, रगड़ दिए, इतने हजार मारे, ये किया, वो मारा, मार डाला, पीट डाला, और कख नहीं हुआ, वहां से भागना पड़ा। ठीक है, 8 साल लड़े ईरान में, बड़े इराक में बड़े धड़ल्ले से गए, बहुत ही धड़ल्ले से गए कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बता रहा है, झूठ बोला, सफेद झूठ। ठीक है, शुरू में तो रगड़ दिया, 8 साल लेने के देने पड़ गए, 4 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा हुआ, 4000 बॉडी बैग घर पहुंचे और अपना मुंह लटका के आ गए वापस। अफगानिस्तान में 20 साल लड़े, ठीक है, और अपना मुंह लटका के जहां से जिस हालत में भागे वो तो देखने लायक थी। तो साहब, ये अब बहुत जाती पे आ गए। आपने वेनेजुएला को रगड़ दिया, अब आप बोले हम ईरान को रगड़ देंगे, मसल देंगे जैसे चींटी को मसला जाता है, फिर हम क्यूबा पकड़ लेंगे, फिर हम क्या बोले तो हम ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ है हमको चाहिए, बस हम पकड़ लेंगे हैं। और उसके बाद जो आप कह रहे कि हम कनाडा को 51st स्टेट बना देंगे। तो ये उपनिवेश का काल है क्या? इज इट द इरा ऑफ कॉलोनियलिज्म? किस किस देश पे आप कब्जा करोगे? ये 18वीं सदी नहीं है साहब, कॉलोनियलिज्म नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा
ये देखना होगा कि आप 21वीं सदी में आ गए। और ये मेरे हिसाब से एक जो है सेमिनल बैटल होगी इस 21वीं सदी की, जिसमें ये फैसला होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी दादागिरी से दुनिया को वापस यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में धकेलेंगे या एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर उभर के आएगा। और मेरे हिसाब से वो आ गया है। अब एक सवाल है जनरल साहब कि चूंकि वही मैंने पूछा 17 दिन हो गए, अब एक जगह अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप अगर नेटो देश को बुला रहे हैं, ब्रिटेन को बुला रहे हैं, जापान को बुला रहे हैं और देशों को बुला रहे हैं, मान लीजिए 2-4 देश आ भी गए, अभी सब रिलक्टेंट है, लेकिन क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन गया है कि अमेरिका अपने दम पर वहां से ईरान को पीछे नहीं हटा सकता? तो फिर इस जंग का अंजाम क्या देखते हैं आप? देखिए, पेंटागन ने एक टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग दी थी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को। वो उन्होंने लीक करी वॉशिंगटन पोस्ट अखबार अमेरिका की, जो सबसे पॉपुलर है। उसमें उन्होंने कहा कि साहब जो भी टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स आपने दिए थे हमने हासिल कर लिए। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव रेजिम चेंज बगैर बूट्स ऑन द ग्राउंड हासिल नहीं हो सकता, और हमको 2 लाख